हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हाजिर हैं नए पाठ नई इकाई के साथ। और आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान विषय में इकाई 15, जिसका नाम है ऊर्जा। तो इस इकाई के अंतर्गत हम ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के प्रकार जैसे यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की बर्बादी, और ऊर्जा ह्रास के कारण क्या हैं और ऊर्जा ह्रास को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए जो हमें ताकत मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वही ऊर्जा कहलाती है। चाहे हम स्नान करें, चाहे खेलें, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, खेत जोतना हो, कोई भी कार्य हम करते हैं एक्स वाई जेड, सभी कार्य करने के लिए हमको ताकत की, शक्ति की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही ताकत, यही क्षमता जो कार्य करने योग्य बनाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। देख सकते हैं, फुटबॉल खेलना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो या कोई अन्य खेल हो, सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए, या किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। जैसे कि यहाँ खिंची हुई रबर, अगर हम एक रबर को खींच लें तो उसमें वो एक ऊर्जा संचित हो जाती है। एक गुलेल, खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु यानी इत्यादि में यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यह यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसके योगफल के बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है, इसी इकाई में पढ़ते हैं आगे। एक प्रयोग दिखाया गया है कि किस स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले, तो प्रयोग को आप पढ़ कर के समझ सकते हैं। इसका प्रयोग का आशय है कि जैसे एक हम स्टैंड ले लें, इस स्टैंड में हमने यहाँ पे एक धागा बांध दिया और धागे में एक पत्थर लटका दिया या लोहे का एक गोला लटका दिया, एक मजबूत चेन में या धागे में मजबूत कुछ भी। और यहाँ पे एक छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा या गत्ता रख दिया, और जब हम इसको यहाँ से खींच करके यहाँ छोड़ देंगे तो ये पुनः जब इस स्थिति में आएगा तो ये यहाँ तक भी गति करने की कोशिश करेगा, और इसके मार्ग पर ये गत्ता आ जाएगा तो ये इसको ठोकर मार देगा, टक्कर मार देगा, और ये लकड़ी का जो गत्ता था ये उछल करके इस स्थिति में पहुंच जाएगा। अच्छा, हम जितनी इसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे उतनी जो है ये यहाँ दूर जाने की कोशिश करेगा, और उसी हिसाब से ये इसमें संचित ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और यह स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थित ऊर्जा और गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है, और इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। प्रत्यास्थ ऊर्जा
या स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के आयतन या आकार में परिवर्तन या विकृति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें संग्रहित होती है, उसी ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विकृति का मतलब होता है विरूपण, यानी हम इसको जो है, कोई आकृति है, इस तरह से हम इसको मोड़ करके इस तरह का बना दें या कोई दूसरा रूप दे दें, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाएगी। जैसे धनुष बाण की खिंची हुई डोरी, खिलौने में स्प्रिंग, चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग इत्यादि में संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है। खिलौने में जब हम चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग ऐंठती चली जाती है, ये इस तरह से होती है। जब हम इसको चाबी भरते हैं तो ये बहुत घनत्व में ऐंठ जाती है, और जब वापस छोड़ते हैं तो ये खुलती है, और उसी खुलने के दौरान ये ऊर्जा का रूपांतरण करती है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। फिर एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु की h ऊंचाई पर स्थित है, या m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाएं, तो उसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो वस्तु के भार एवं ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगी, और इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है mgh। m वस्तु का द्रव्यमान है, h ऊंचाई है, और g ये गुरुत्वीय त्वरण है। इस तरह से हम गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं। फिर बात आती है गतिज ऊर्जा की। तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और बच्चों, दैनिक जीवन में देखा होगा कि कोई गतिशील वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु से टकराती है, या गतिशील वस्तुओं को देखा होगा तो उनमें ऊर्जा होती है। जैसे गतिशील पंखा चल रहा है, उसमें हम कुछ हल्की चीज़ जैसे भूसा वगैरह उड़ाएं तो उड़ जाता है, यानी उस पंखे की पंखुड़ियों में एक ताकत है जो रिलीज कर रही है, क्षमता है, तो उससे जो हवा के माध्यम से वो भूसा को उड़ा दे रहे हैं। इसी तरह से अगर एक स्थिर वस्तु है और दूसरी गतिशील वस्तु है, अगर जोर से गतिशील वस्तु टकराएगी तो स्थिर वस्तु में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। तो ये कहने का मतलब है कि गतिशीलता के कारण जो कार्य करने की क्षमता पैदा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। और आंधी तूफान भी इसी गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, क्योंकि उनमें गतिमान वायु में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े तूफान, बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ के, बिल्डिंग उखाड़ के फेंक देती है। इसको ज्ञात करने के लिए अगर हम m द्रव्यमान की कोई वस्तु लें और उसके जिसका वेग v हो, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी k = 1/2 mv², कि जहाँ k गतिज ऊर्जा के लिए संकेत है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मात्रक भी जूल होता है, ऐसा ही मात्रक। अब बात करते हैं ऊर्जा के रूपांतरण की। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है, थ्योरी है, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसका रूपांतरण जरूर किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता रहता है या हो सकता है। तो यहाँ पे एक
एक्टिविटी दर्शाई गई है कि ये इस तरह से हम कोई वस्तु है उसको बांध देते हैं, एक खूंटी के सहारे लटका देते हैं, ये वस्तु है पॉइंट बी पर, और इसको हम ए तक ले जा करके छोड़ देते हैं। तो जब हम ए तक ले जाएंगे तो इसमें एक ऊर्जा संचित हो जाएगी जिसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब ये जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और पुनः ये बी बिंदु ए से बी की तरफ आएगी वस्तु और बी पर कुछ क्षण के लिए ठहरेगी, जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और ये फिर यहाँ पे ठहरेगी जब तो फिर स्थितिज ऊर्जा आएगी और फिर ये सी तक जाएगी और यहाँ सी तक जाने सी बिंदु पर थोड़ा सा ठहर के पुनः स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करेगी और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का परिवर्तन चलता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन कहा जाए कि ऊर्जा नष्ट कर सकते हैं या ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है। चलिए, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है, जैसे हम इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा किसी वस्तु में छेद करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी हीट छोड़ता है वो। इसी तरह जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इनमें दहन की क्रिया होती है और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये वाहनों को चलायमान करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। कुछ रासायनिक यौगिकों के बनाने में भी ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा, हम माइक्रोफोन पर जब बोलते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा होती है और वो विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। और जब सेकंड डिवाइस में वो विद्युत ऊर्जा पुनः लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और लाउड स्पीकर लगा होता है डिवाइस में, वो लाउड स्पीकर जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल जिसे कहते हैं, इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह से विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण दिए हुए हैं कि किस तरह से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। किस तरह से रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे पटाखे को हम छुड़ाते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, बारूद होता है जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। उसको जब हम उसमें आग लगाते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा यानी गर्माहट, प्रकाश ऊर्जा प्रकाश छोड़ते हैं और ध्वनि ऊर्जा इन सब में बदल जाते हैं। तो इस तरह से एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी ऊर्जा में हो रहा है। अब कुछ और ऊर्जा के रूपांतरण हैं, जैसे कार की बैटरी के आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, परंतु निरावेशन में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होती है। यानी जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है उसका प्रयोग करते हैं, निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज होना, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है।
साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत चुम्बक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में होता है। इस तरह से ये विभिन्न तरह के ऊर्जा के ये रूपांतरण दर्शाए गए हैं। इनको पढ़िए, समझिए और अपने दैनिक जीवन में आसपास पड़ोस में हो रही गतिविधियों में इनका सूक्ष्म अवलोकन कीजिए कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है। जैसे विस्फोटक, कोई विस्फोटक युक्ति है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में, साथ साथ ध्वनि ऊर्जा में भी होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा ह्रास की। ऊर्जा ह्रास का क्या मतलब है? ऊर्जा ह्रास का मतलब है ऊर्जा का क्षय होना। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है किसी भी युक्ति के द्वारा, वो हम पूरा पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में खर्च हो जाता है, ध्वनि ऊर्जा में एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिसका उस समय कोई उपयोग नहीं होता, परंतु मशीनें गर्म होकर खराब हो जाती हैं। और भी उदाहरण हैं, जैसे बल्ब जलता है तो बल्ब गर्म हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको प्रकाश चाहिए। लेकिन जब बल्ब गर्म होता है तो विद्युत ऊर्जा, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में भी विद्युत ऊर्जा का तो हम बात कर रहे थे कि बल्ब कोई जलता है तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा में भी विद्युत ऊर्जा व्यर्थ की चली जाती है, जबकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा की बर्बादी होती है। कुछ बर्बादी हमारी गलतियों से होती है, जैसे हम कोई वाहन खरीदते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, कार, कुछ भी, अगर उनकी सही से रिपेयरिंग नहीं करवाते हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें जो डीजल पेट्रोल का ये प्रयोग होता है वाहनों में, या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो ज़्यादा ईंधन खर्च करेंगे और वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का ह्रास है या नुकसान है। तो हमको ऊर्जा संकट से बचने के लिए न्याय संगत तरीके से ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, चाहे जल ऊर्जा हो, वायु ऊर्जा हो, बायोमास हो, सौर ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सभी का न्याय संगत प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से ऊर्जा के वो स्रोत जो एक सीमित समय बाद समाप्त हो जाएंगे, सीमित मात्रा है उनकी इस पृथ्वी पर, तो उनका उपयोग तो बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। जैसे पेट्रोल, डीजल, पत्थर, कोयला, मिट्टी का तेल, ये जो है पुनः प्राप्त न होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन हमें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। सोचिए कि जिस दिन पेट्रोल, डीजल एकदम बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं, तो क्या होगा हमारी मोटरसाइकिल का, क्या होगा हमारी उस कार का, क्या होगा उस ट्रैक्टर का जो हमारे पास है। और हम सोच रहे हैं कि अभी हमारे ये ट्रैक्टर या कार 10 से 15, 20 साल, 25 साल चलेंगे, तो ये एकदम कबाड़ हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं किया गया, यानी कि ऊर्जा को बचाने का प्रयास नहीं किया गया, तो जल्द ही ये संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो ये था ऊर्जा संकट और ऊर्जा संकट के कारण और ऊर्जा संकट से बचने के उपाय। तो जैसे इसमें कुछ और उपाय हैं, जैसे सजावट में विद्युत का उपयोग कम से कम करना चाहिए। दीपावली, दशहरा, शादियों में बहुत ज़्यादा सजावट का उपयोग होता है बिजली का। जगह जगह पर फालतू की बिजली पेड़ों में, छतों में, जगह जगह पे झालरें लटका दी जाती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। एक शौक़ है, एक दिमागी सोच है कि हम ऐसा करेंगे तो दिखावटी है, ज़्यादा बिजली जलाने से हम रईसी दिखाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो सजावट में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक केवल मानसिकता है कि ज़्यादा झालरें वगैरह लटकाने से हमारा रुतबा बनता है। कम दूरी के लिए पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
यानी छोटी छोटी दूरियां तय करने के लिए हमें पैदल चलना चाहिए या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा का अनवरत स्रोत है, अतः ऐसी युक्तियों का विकास करना चाहिए जिनसे सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके, यानी सौर ऊर्जा के प्रयोग को हमको बढ़ावा देना है। तो बच्चों, ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें, ऊर्जा को बचाएं और भविष्य के लिए अपने लिए। इस इकाई में हमने सीखा यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, अर्थात ऊर्जा का वह भाग जो बर्बाद हो जाता है उसे हम ऊर्जा ह्रास कहते हैं। तो बच्चों, इस इकाई के माध्यम से हमने ऊर्जा के बारे में बहुत से तथ्यों के बारे में जाना और समझा। पुनः सभी के पास में किताबें हैं उपलब्ध, तो पुनः इस इकाई को पढ़ें, समझें और जो भी इस इकाई के अंतर्गत समझ में नहीं आता है फ़ोन करें, व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके समय निकाल करके विद्यालय आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम उसको समझा देंगे। धन्यवाद।